नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कोयला तस्करी के खिलाफ ईडी का शिकंजा, धनबाद से बंगाल तक छापेमारी जारी। अवैध कोयला कारोबार पर ईडी का प्रहार, निरसा में एक साथ 2 ठिकानों पर छापेमारी। हजारीबाग में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति और ससुराल वालों पर हत्या के आरोप। ईडी का एक्शन बरकरार, आसनसोल में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी। कांगता में तेज रफ्तार का कहर, नेशनल हाईवे 19 पर ट्रेलर से पलटा, यातायात हुई ठप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी ने शुक्रवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। दोनों राज्यों में करीब 40 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। कार्रवाई का फोकस धनबाद की देवप्रभा कंपनी का मालिक एलबी सिंह बताए जा रहे हैं। धनबाद झारखंड का कोयला हब है और लंबे समय से यहाँ राजनीति और कोयला कारोबार का गठजोड़ सत्ता की जमीन तैयार करता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में एलबी सिंह का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। एलबी सिंह मूल रूप से यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। ईडी के शिकंजे में केवल धनबाद ही नहीं बल्कि कोलकाता, दुर्गापुर, पुरलिया, हावड़ा जैसे शहर में भी कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी जारी है। ईडी अवैध कोयला खनन, चोरी, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में लगी हुई है और एक के बाद एक अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। धनबाद के बाद अब अगली खबर भी रुक करेंगे हम निरसा की ओर। निरसा विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह वहां भी ईडी की जो दबिश है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें तो धनबाद में एक के बाद एक तमाम जगहों पर ईडी का जो छापेमारी अभियान है वो जारी है और निरसा में सुबह से ही ईडी की जो कार्रवाई है और जारी है। जानकारी के अनुसार ईडी की 2 टीम एक साथ पहुंची है और 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पहली टीम चिरकुंडा में रहने वाले कोयला कारोबारी विनोद महतो के ठिकाने पर रेड की है, जबकि दूसरी टीम ने मैथन थाना क्षेत्र के मेन गेट स्थित व्यवसायी अरविंद सिंह के आवास पर तलाशी अभियान चलाया है। फिलहाल ईडी की टीम द्वारा वित्तीय लेन देन, संपत्ति और दस्तावेज की पूरी तरह से जानकारी जुटाई जा रही है और तमाम अलग अलग एंगल पर जांच किए जा रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। तो संतोष बताएं, सुबह से ही पूरे झारखंड समेत बंगाल में ईडी का एक के बाद एक जो छापेमारी अभियान है वो जारी है और इसी कड़ी में निरसा में भी 2 जगहों पर छापेमारी की बातें सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है? जी अनुपम, आपको बताते चले कि आज अहले सुबह जो है कोयलांचल धनबाद के विभिन्न इलाकों में जो ईडी की दबिश दी है और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँ, उसके साथ साथ जो जीएसटी विभाग के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि आपको बता दूं कि निरसा विधानसभा में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि निरसा विधानसभा में ईडी अब तक दस्तक नहीं दी थी और यहाँ 2 स्थानों में अगर चिरकुंडा थाना क्षेत्र के माने तो यहाँ के जो कोयला व्यवसायी है विनोद महतो उर्फ विनोद साव के घर में सुबह 5:30 बजे ईडी दबिश दी है और दूसरी ओर मैथन ओपी क्षेत्र के मेन गेट के रहने वाले अरविंद सिंह, जिनके आवास पर सुबह करीब 6 बजे यानी कि आधा घंटा का अरक फरक में ईडी ने दबिश दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये है कि पूरे झारखंड में अगर माने तो लगभग 18 जगहों में और अगर झारखंड और बंगाल की बात माने तो लगभग 42 जगहों में ये छापेमारी जारी है और सारे दस्तावेज को खंगालने में जुटे हुए हैं। जी अनुपम। जी बिल्कुल संतोष, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो अरविंद सिंह का नाम सामने आ रहा है, तो उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं?
देखिए, अरविंद सिंह जो है पिछले काफी लंबे समय से कोयला व्यवसाय में जुड़े हुए थे और परिवर्तन निदेशालय को क्या सूचना आई थी जो कि उनके घर में दबिश दी है। और रही बात विनोद महतो का, तो विनोद महतो के पिछले 1 साल से इस कारोबार में संलिप्त हुए हैं और उसके बाद ईडी ने दबिश दी है और लगातार छापेमारी कर रही है। अभी ताजा स्थिति यह है कि अभी मैं विनोद जो महतो है उनके आवास के बाहर खड़ा हूं और ईडी उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर कहीं ले गई। कहां ले गई इसकी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन अरविंद सिंह के आवास पर अभी भी छापेमारी जारी है। जी अनुपम, साफ तौर पर जैसा कि आपने कहा कि विनोद महतो को ईडी ने अपने साथ ले गई है, ऐसे में किन मामलों में उनकी जांच चल रही थी? लगातार जो कोयला तस्करी का बात सामने आ रहा है कि कोई अवैध कोयले के कारोबार में तमाम कारोबारियों के खिलाफ जो छापेमारी अभियान है ऐसे में जारी है, तो क्या लगता है उनके खिलाफ कोई सबूत मिले हैं या कुछ अन्य दस्तावेज की जांच के लिए ले गई ईडी? निश्चित रूप से केंद्रीय एजेंसियां जो जांच है, जो ईडी जो दबिश दी है, कहीं ना कहीं उनके कुछ सुराग जरूर मिला होगा या फिर उनके दस्तावेज से या फिर उनके जानकारी के लेकर, साक्ष्य को लेकर उन्हें अपने साथ कहीं लेंगे। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से अब तक बिल्कुल अभी ये कोई जानकारी बाहर छन के नहीं आई, कोई अधिकारी इस बाबत नहीं बताए हैं कि उन्हें कहाँ लिया जा रहा है। हालांकि ईडी का 2 गाड़ियां यहाँ चिरकुंडा में पहुंची हुई है और 3 गाड़ियां, जो कि ये गाड़ियां झारखंड रांची की बताई जा रही है, जो मैथन पहुंची है। लेकिन विनोद जो महतो है उनके आवास पर बंगाल की टीम दबिश दी है। जी अनुपम, साफ तौर पर अगर हम बात करें संतोष, तो कितनी की संख्या में टीम वहां पर पहुंची हुई है? जैसे कि 2 गाड़ियां पहुंची हुई है, तो कितनी की संख्या में टीम मौजूद है? फिलहाल तो अगर यही जानकारी प्राप्त मिल रही है कि फिलहाल जो विनोद महतो के आवास पर लगभग 10 से 12 लोग उपस्थित है और रही बात अरविंद सिंह के आवास पर लगभग 2 दर्जन के लोग यहाँ उपस्थित है। उसमें सीआईएसएफ की टीम भी है, पुलिस विभाग के अधिकारी भी है, ईडी के अधिकारी है और जीएसटी के भी अधिकारी संयुक्त रूप से ये छापेमारी कर रही है। जी, साफ तौर पर संतोष, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है पूरे झारखंड से लेके बंगाल तक छूटा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ईडी की कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और ऐसे में इलाके में जो कोयला कारोबारी है उनके बीच क्या कुछ माहौल है? जी, आपको बताते चलूं कि जब से ये ईडी की खबर जैसे मीडिया में फ्लश हुई है, पूरे कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जिसे इनकारा नहीं किया जा सकता है और सारे जो कोयला माफिया जो है बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। जी, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर ईडी ने एक के बाद एक जो छापेमारी अभियान है उसे तेज कर दिया है और सुबह से ही अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी अभियान जारी है। ये तो बात रही धनबाद की। अब हम रुख करेंगे हजारीबाग की ओर, जहां विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के जेवर फुसरो गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतिका रुखसाना खातून का शव उसके ससुराल के पीछे एक पेड़ से लटका मिला। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मृतिका की मां लेनुना खातून ने अपने दामाद हामिद अंसारी और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ दिन पहले रुखसाना की बुरी तरह से पिटाई की गई थी, जिसका वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसके अलावा उन्होंने हामिद पर अपनी भाभी से अवैध संबंध होने और इसका विरोध करने पर रुखसाना को लगातार प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SBMCH भेज दिया है। फिलहाल परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। आप भी सुनिए मृतका का मां की क्या कुछ कहना है। सब गोट मार पीट के और हमार बेटी के और लेके और फांसी लगा दिले हो खेता में, खेता के गाछा में टांग दल पर। यार हमीद भी आल हलो मारे ले और भी अगर बड़को भैया आल हलो मारे ले। अरे अभी ओखनी गाड़िए में हथू काल निकलल हथू। अपनी विगत कई वर्षों से इन लोग के बीच में तकरार लड़ाई झगड़ा हुआ। इस दरमियान हम लोगों ने आकर जोबर में पंचायत भी किए और किसी तरह से रिश्ता चलता रहा। पर बीच के समय में बहुत ज़्यादा बच्ची के ऊपर दमन और शोषण इन लोगों ने करने लगा। पहले ही से इन लोगों का मन था इसको जान मारने का, तो इन लोगों ने जान मार के और इसको लटका दिया गया है पेड़ से, ताकि उसको आत्महत्या का रूप दिया जा सके, जबकि ये हत्या है।
साफ तौर पर आप मृतिका के जो परिजन हैं उन्हें सुन पा रहे थे। उन्होंने किस कदर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है और जो मौत की जो वजह है वो क्या कुछ सामने आ पाती है। ईडी ने शुक्रवार सुबह से ही अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत डबूडी चेक पोस्ट के पास स्थित एक कोयला सिंडिकेट कार्यालय पर अचानक छापेमारी शुरू कर दी है। इस ऑपरेशन से पूरे क्षेत्र में सनसनी और अवैध कारोबारियों में अफरा तफरी का माहौल है। ईडी की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के साथ सुबह सुबह मौके पर पहुंची और कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया। यह कार्रवाई अवैध कोयला खनन और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की चल रही है। जांच का हिस्सा बताई जा रही है। तमाम लोगों पर जो जांच की जा रही है और अलग अलग जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी समानांतर रूप से अवैध कोयला सिंडिकेट से जुड़े अन्य संदिग्धों के घर और दफ्तरों पर भी दबिश दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए केंद्रीय बल के जवान पूरे इलाके में तैनात है और हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। अगली खबर भी बंगाल से है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर शुक्रवार सुबह एक बड़े हादसे से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। जानकारी के अनुसार आसनसोल की ओर से जा रहे एक ट्रेलर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और राजबंद के पास डिवाइडर से टकराकर सड़क पर ही पलट गया। दुर्घटना में ट्रेलर का ड्राइवर और सहचालक घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से कांगसा थाने पुलिस ने तुरंत बचाया और अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार ट्रेलर हल्दिया से मैथन की ओर विशेष प्रकार का विदेशी कोयला लेकर जा रहा था। राजबंद क्षेत्र से ट्रेलर के इंजन में मैकेनिकल खराबी आने के कारण चालक नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने सुबह क्रेन की मदद से ट्रेलर को सड़क से हटवाया और कुछ घंटों के बाद यातायात को सामान्य कराया जा सका। কি করে পাল্টি মারলো গাড়ি? গাড়ি স্টারিং লক হয়েছিল, নিজে স্টিয়ারিং লক হয়েছে না ও ডিভাইডারে ঢুকে গেছিল? স্টারিং লক হয়েছিল। আমি গাড়ি এমনি শাটার ব্রেক করেছি, পুরো বাঁ দিকে টানলে ফুটে চেপে গেল। আর টেলার গাড়ি ফুটে যখন একবার চেপে গেল আর কোনো মতে সামালতেও পারবে না। কি ক্ষতি কি হয়েছে? ক্ষতি গাড়ি পাল্টে হয়ে গেছে, বাঁ সাইডে পুরো ক্ষতি হয়েছে। আপনাকে লেগেছে? আমার হালকা পায়ে লেগেছে। আর এই যে হেল্পার আছে তাকে ঠিক আছে তো? মানে কোনো तो दुर्गापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी ने शुक्रवार सुबह व्यापक कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार कोयले तस्करी से जुड़े मामले में एक के बाद एक जांच जारी है। वहीं अगर हम बात करें तो राज्य भर में 22 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दुर्गापुर के विधान नगर स्थित सालनपुरिया के आवास पर भी सुबह से ही तलाशी अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार सुशांत गोस्वामी के घर पर भी विशेष रूप से खोजबीन की जा रही है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि सुशांत गोस्वामी का नाम कोयला तस्करी या कोयले से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल मामले को लेकर तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ दुर्गापुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़ चुके हैं। तो सोमनाथ, बताएं क्या कुछ जानकारी है और कितनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, शुक्रवार सुबह से सेंट्रल एजेंसी ईडी की कोई टीम झारखंड के धनबाद और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पांडवेश्वर समेत कोई जगह पर तलाशी ले रही है। ईडी आज सुबह दुर्गापुर में अलग अलग जगह पर जांच पड़ताल चलाई है। सुबह से दुर्गापुर के विधाननगर में सलनपुरिया के घर पर तलाशी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत गोस्वामी का वहां घर है और वहीं पर छापामारी चल रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सुशांत गोस्वामी कोयला तस्करी या कोयला से जुड़े मामलों में शामिल हो सकता है। ईडी के अधिकारियों ने ये भी जांच कर सकती है। इसके अलावा दुर्गापुर के सिटी सेंटर में मधुसूदन पथ इलाके में एक ऑफिस पर ईडी के छापेमारी की खबर है। लोकल सूत्र को कहना है कि ये ऑफिस कोयला व्यापारी लोकेश सिंह का है। ये ऑफिस के सूबे से हाथीअरबंद सेंट्रल कोर्ट में घेर लिया गया है। ईडी ने आज कोयले से जुड़े मामलों में दुर्गापुर के विधाननगर में सेक्टर 2A में चिन्मय मंडल के ऑफिस पर भी छापा मारा है। इसके अलावा ईडी की एक और टीम ने पांडवेश्वर के खोटाडी गांव के डोनापाड़ा में युधिष्ठिर घोष नाम के एक व्यक्ति के घर पे छापा मारा है। 7 ऑपरेशन सुबह 5 बजे से शुरू हुआ है। बाहर सेंट्रल फोर्स तैनात है। कोयला या रेत इलाके में अफवाह फैल गई है
कि यह ऑपरेशन किस गैर कानूनी धंधे के लिए है। जिस व्यक्ति के घर आज ईडी के अधिकारियों ने तलाशी ली, वो पहले गैर कानूनी कोयले के धंधे में शामिल होने के आरोप में जेल भी जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि वो फिलहाल उस मामले में कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग जो कोयला कारोबार हो या फिर अवैध बालू कारोबार हो, उससे जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ऐसे में कितनी संख्या में ईडी की टीम पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम लेकर पहुंची है? देखिए, कितनी संख्या में ईडी की टीम खनियांचल या दुर्गापुर शिल्पांचल में आया है, ये तो बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारा टीम ने आज कोयलांचल और दुर्गापुर शिल्पांचल में बहुत जगह पर छापा मारा है। इस छापे के दौरान इलाका में सनसनीखेज फैल गया है और सूत्रों के मुताबिक पांडवेश्वर इलाका में भी बालू या कोयला ये अभी प्रश्न उठ चुका है कि इस गैर कानूनी धंधे के लिए ईडी ने इस ज्योतिषी घोष के घर पर छापा मारा है। या बालू या रेत ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सेंट्रल फोर्स सुरक्षा के मामलों को देखते हुए सेंट्रल फोर्स ने जहां ईडी ने छापा मारा है उस जगह को सेंट्रल फोर्स ने घेर रखा है। तौर पर अगर हम बात करें सोमनाथ, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई का जो दौर है वो झारखंड से लेके पूरे बंगाल तक जो है वो पहुंच चुका है। ऐसे में कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है ईडी की, क्योंकि एक साथ इतने ठिकानों पर एक साथ छापेमारी करना कहीं ना कहीं कोयला कारोबारियों के लिए हड़कंप मच चुका है। और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो बड़े बड़े जो कोयला कारोबारी है उनके घर पर ही, ठिकाने पर ही छापेमारी की जा रही है। तो कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है ये? हाँ, ये बात तो सही है कि ये मतलब माना जा रहा है कि सबसे बड़ा छापामारी है कोयला कारोबारी या तो रेत के कारोबारी के अवैध धंधा करने वाले के घर पर जो छापामारी हुआ है, ये सबसे बड़ा छापामारी ईडी की तरफ से अभी माना ये जा रहा है कोयलांचल में। जी बिल्कुल सोमनाथ, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि किस कदर झारखंड से लेकर बंगाल तक ईडी का जो एक्शन है वो जारी है और कोयला कारोबार के खिलाफ जो शिकंजा है वो कसना शुरू हो चुका है। तो अब देखना होगा कि इस कोयले कारोबार मामले में क्या कुछ नए मोड़ आते हैं और ईडी किन किन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार करती है या फिर क्या कुछ जानकारी साझा करती है। फिलहाल अलग अलग ठिकानों पर जांच अभियान जारी है और अलग अलग जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। अब हम एक बार फिर बात करेंगे हजारीबाग जिले की, जहां छात्रवृत्ति अधिकार मंच के बैनर तले शुक्रवार को हजारीबाग में छात्रों ने अपनी लंबी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली। रैली निर्मल महतो पार्क से शुरू होकर संग्रहालय तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो गई। उन्होंने बताया कि आगामी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने से लेकर अन्य शैक्षणिक खर्चों तक प्रबंधन करना मुश्किल हो गया है। आर्थिक सहायता के रूप में मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद होने से कई छात्रों की मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ना तो समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करा रही है और ना ही नई नौकरियों के लिए पदों की घोषणा कर रही है। ऐसे में झारखंड के छात्रों के साथ दोहरी मार पड़ रही है। छात्रों की स्पष्ट मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द छात्रवृत्ति का भुगतान शुरू करे। वहीं छात्रों ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से भी अगर फंड नहीं आया है तो झारखंड के छात्रों के लिए झारखंड के सरकार को ही कुछ सोचना पड़ेगा। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह छोटी आक्रोश रैली बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। आप भी सुनिए छात्रों ने क्या कुछ कहा है। हम लोग यहाँ जुटे हैं छात्रवृत्ति की मांग को लेकर। अभी तक 24-25 सेशन का छात्रवृत्ति जारी नहीं हुआ है, किसी को नहीं मिला, ओबीसी एसटी एससी छात्रों का। और 25-26 का स्कॉलरशिप भरने का डेट आ गया है, जबकि पहले का भुगतान ही नहीं हुआ है। तो हमको लगता है कि ये नया डेट आना 25-26 का, ये पूरे तरीके से छात्रों को ठगने का काम हो रहा है। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मामला फंस गया है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही, इसलिए हम स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें राज्य और केंद्र के बीच में छात्र पिस रहे हैं। ये राज्य सरकार को ध्यान देना होगा कि हमारे छात्र हैं, राज्य के बच्चे हैं, राज्य के बच्चे को कल्याण कैसे हो, ये केंद्र से इनको जरूरत है कि मांग के ला पैसा या तो अपने फंड से दे। छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है, झारखंड में जो 24-25 सेशन का छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिला है,
छात्रवृत्ति एक ऐसा चीज है जो छात्रों के लिए बहुत एक सहारा का चीज होता है, लेकिन यहाँ के सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन लोग का उदासीन रवैया जो है सो दिख रहा है। छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर के बिल्कुल गंभीर नहीं है। मैं आज इस मार्च के माध्यम से हम झारखंड के सरकार से, राज्य सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि आपका केंद्र सरकार के साथ जो भी मामला हो, आप केंद्र सरकार से कब अपना फंड लाइएगा ये आप जाने, लेकिन इस राज्य का छात्र जो है, यहाँ का छात्र जो है सो इस राज्य का निवासी है और इस राज्य का मुखिया होने के नाते यहाँ के छात्र का दुख दर्द को समझना आपका हक और अधिकार है। साफ तौर पर आप छात्रों को सुन पा रहे थे, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि केंद्र और झारखंड सरकार के बीच में जो भी मामला है उसकी जिम्मेदारी झारखंड सरकार को लेनी चाहिए और छात्रों को जो उनका जो छात्रवृत्ति है वो समय से उपलब्ध करानी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है और जो छात्रों की मांग है उसे कब तक पूरी करती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।